Assalamu alaikum class. Me Sayyida Muslim. I'm going to present acid rain. Acid rain किसी भी किस्म की precipitation जिसकी pH 5.6 से कम होती है हम उसे acid rain का नाम देते हैं. Any type of precipitation that has pH less than the natural rainwater which is about 5.6 is known as acid rain. एसिड रेन कब बनता है जब oxides of sulfur and nitrogen goes into the our environment and reacts with the water vapors that are already present in our atmosphere and precipitate as sulfuric acid and nitric acid. जब ऑक्साइड सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जो हैं वो हमारे emissions ट्रांसपोर्ट emission के थ्रू या फिर फॉरेस्ट फायर्स के थ्रू डिफरेंट सोर्स ऑफ emissions के थ्रू जब एटमॉस्फेयर के अंदर जाते हैं वो वाटर के साथ जो कि ऑलरेडी वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर उनके साथ रिएक्ट करते हैं और प्रेसिपिटेट करते हैं एज द सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड. जैसा कि मैंने यहाँ शो किया है ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर जो है वो रिएक्ट करते हैं इन द वाटर विद द वाटर दैट इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर एंड फॉर्म द सल्फ्यूरिक एसिड as well as the oxides of nitrogen also reacts with the water that is already present in our atmosphere and form the nitric acids. व्हाट आर द कॉजेज. हम कॉजेज की बात करते हैं कि एसिड रेन के कॉजेज क्या हो सकते हैं. एसिड रेन जो है वो नेचुरली भी मतलब नेचुरल कॉजेज भी इसके हो सकते हैं और ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी इसके कॉज बन सकती हैं. नेचुरल कॉजेज के अंदर जो है वो वोल्केनिक इरप्शन और फॉरेस्ट फायर हॉट स्प्रिंग्स एक्सेट्रा आ जाता है जो कि इमिट करते हैं emit करते हैं gases emit करते हैं oxides of sulfur and nitrogen that reacts with the water in the atmosphere and form the acid rain. Human activities may also contribute to the acid rain formation like the transportation emission, industrial waste, power plants, uses of fertilizer, agriculture practices, etc. All these activities releases the oxides of sulfur and nitrogen in the atmosphere that react with the water to form the acids. ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर और नाइट्रोजन नेचुरल सोर्सेज से और ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से इमिट होते हैं और ये जाके हमारे एटमॉस्फेयर में जो कि वाटर प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करते हैं और फॉर्म करते हैं एसिड जिसे हम एसिड रेन का नाम दे देते हैं. एसिड रेन की अगर मैं इफ़ेक्ट्स की बात करूँ तो एसिड रेन जो है वो बहुत बैडली अफेक्ट करती है हमारे इन्वायरमेंट को. ये ना सिर्फ बिल्डिंग्स को अफेक्ट करती है ह्यूमन लाइफ्स को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी अफेक्ट करती है और लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी अफेक्ट करती है नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी अफेक्ट करती है दोनों को ही अफेक्ट करती है इक्वली. अगर मैं एसिड रेन का अफेक्ट करूँ हाउ इट इफेक्ट्स अ बिल्डिंग. When it is fall on our buildings, it dissolves some marbles and limestones to form the water, carbon dioxide and calcium sulfate. जब कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल के ऊपर जब हमारा एसिड फॉल करता है लाइक द सल्फ्यूरिक एसिड ये रिएक्ट करता है कैल्शियम कार्बोनेट के साथ और फॉर्म करता है कैल्शियम सल्फेट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल जो है वो ताजमहल है ब्रिटिश पार्लियामेंट हाउस. ताजमहल जो है ये वाइट कलर का था एक वक्त था ये वाइट कलर का था और अब टूडेज नाउ इट बिकम्स फेडेड और अब जो है वो इसका कलर फेडेड हो गया. एक्वेटिक लाइफ की मैं बात करूँ कि एसिड रेन एक्वेटिक लाइफ को कैसे जो अफेक्ट करता है. जब एसिड रेन बारिश का पानी जो है वो लेक्स के ऊपर गिरता है वाटर के ऊपर फॉल करता है तो ये इंक्रीज कर देता है एसिडिटी ऑफ द वाटर. डिफरेंट हैक्स जो होते हैं उनकी पीएच रिक्वायर्ड होती है ऑप्टिमाइज पीएच उनको रिक्वायर्ड होती है फॉर द हैचिंग. जब पीएच जो है वो वाटर की चेंज हो जाती है ड्यू टू एसिड रेन एसिडिटी इंक्रीज कर देती है पीएच की वैल्यू चेंज कर जाती है तो ये कर देता है स्टॉप हैचिंग द एग्स. It kills the bacteria, fungi, etc. that is present in the water. It affects the ecosystem. Aquatic life को destroy कर देता है, kill कर देता है, बहुत सारी फिशेस को kill कर देता है, तो ये हमारे इकोसिस्टम को भी affect करता है. अगर मैं सॉइल की बात करूँ तो जब एसिड रेन सॉइल के ऊपर गिरती है तो ये सॉइल की एसिडिटी को इंक्रीज कर देती है और इफेक्ट करती है वेजिटेशन डेट ग्रोन ऑन आवर सॉइल. Human beings, when the acid rain fall on the human beings, it causes the skin cancer and skin inflammation. It may also cause the kidney disorders, headache, asthma, fatigue, etc. When the acid rain falls on the plants, it causes a burning and yellowing of leaves. The acid rain पत्तों के ऊपर गिरती है प्लांट्स के तो वो क्या करती है पत्तों को जला देती है उनकी येलोविंग होती है ट्रीज जो होते हैं वो
बेरंग से आ जाते हैं, ट्रीज को टोटली डैमेज कर देती है, स्टॉप कर देती है उनकी ग्रोथ को। और जो न्यू सीडलिंग्स होते हैं, छोटे छोटे जो ट्रीज होते हैं, न्यू सीडलिंग्स, उनको तो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देती है, उनकी डेथ कॉज कर देती है। एसिड रेन जो है, अगर मैं उसके इफेक्ट की बात करूँ तो एसिड रेन बहुत ज़्यादा बैड इफेक्ट्स हैं इसके। बिल्डिंग्स, it affects a building, aquatic life, soil, human beings and plants that I already told you that it has very corrosive effects on our building. Aquatic life completely damage our aquatic life. Soil increases the soil, affect the vegetation. When it affect the vegetation, we eat this vegetation. In this way, it directly infect the human beings. और ये प्लांट्स को भी इफेक्ट करती है। सॉइल को जब इफेक्ट करेगी तो सॉइल के अंदर प्लांट्स भी होते हैं, प्लांट्स को भी इफेक्ट करेगी। ह्यूमन बींग्स जो है वो प्लांट्स को कंज्यूम कर रहे हैं। जब ये वेजिटेशन को इफेक्ट करती है, इनडायरेक्टली ये ह्यूमंस को भी इफेक्ट करती है। डायरेक्टली जो है ये हमारे स्किन कैंसर और स्किन इन्फ्लेमेशन का वजह बनती है। एयर पोल्यूटेंट्स, मेरा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो इनऑर्गेनिक एयर पोल्यूटेंट्स है। इनऑर्गेनिक एयर पोल्यूटेंट्स को बताने से पहले मैं बताऊंगी कि एयर पोल्यूटेंट द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन जो है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स: organic air pollutants, inorganic air pollutants. Organic air pollutants जो हैं are mainly composed of carbon and hydrogen, like the aldehydes, ketones, like the aldehydes, ketones, amines, and alcohols, etc. Inorganic air pollutants, these are purely inorganic in nature. It includes the carbon, nitrogen, sulfur, and halogen compounds. What are the sources of the inorganic air pollutants? There are the two major sources of the inorganic air pollutants. Naturally, they exist in our environment, or they may be emitted in our environment due to the human activities. नेचुरल सोर्सेज की अगर मैं बात करूँ, नेचुरल सोर्सेज के अंदर जो आ जाता है हमारे को, वॉल्केनिक eruption आ जाता है, हॉट स्प्रिंग्स आ जाते हैं, फॉरेस्ट फायर्स आ जाती हैं। दे कंट्रीब्यूट टू द inorganic air pollutants to the environment. Human activities, it includes the transportation emissions, industrial waste, agriculture practices, etc. These practices emits the inorganic air pollutant in the environment that causes the many problems. इनऑर्गेनिक एयर पोल्यूटेंट्स के अंदर जो है अमोनिया आ जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाता है, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आ जाते हैं। अमोनिया अमोनिया जो है हमारे एयर में प्रेजेंट होता है एट द रेट ऑफ 1 to 5 parts per billion। नेचुरली एग्जिस्ट करता है अमोनिया, हमारे एटमोसफेयर में प्रेजेंट होता है इन द एयर नेचुरली। और बाय द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के थ्रू भी जो इसकी अमाउंट है एयर के अंदर वो इंक्रीज कर रही है, लाइक द कोक मैन्युफैक्चर, सीवेज ट्रीटमेंट, ammonia manufacture, fertilizer practices, etc. Ammonia reacts with the acidic aerosols to form the ammonium salts. अमोनिया जो है वो एसिडिक एरोसोल्स के साथ रिएक्ट करता है और बनाता है अमोनियम सॉल्ट दैट आर वेरी क्रोसिव। अमोनियम सॉल्ट्स जो होते हैं ये ज़्यादा क्रोसिव होते हैं। अमोनिया को हम एटमोसफेयर से रिमूव कर सकते हैं by its affinity with water or by the actions of the bases। और अमोनिया रिएक्ट भी करता है, हम लोग इसको अमोनिया को रिएक्ट करवा सकते हैं एसिटिक एरोसोल के साथ और ये बनाता है अमोनियम सॉल्ट्स। like the nitric acid, ammonia react with the nitric acid to form the ammonium nitrate salts, and sulfuric acid के साथ react करेगा तो अमोनियम सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्ट, सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्ट बनाएगा अमोनिया, ठीक है। Another air pollutant that I'm going to discuss is the fluorine and their gaseous compounds। फ्लोरीन की वजह से जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होती है करंटली, ये जो है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम बन चुकी है। क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा हज़ार्डस इफेक्ट्स हैं, ये वो बुरी तरह अफेक्ट करती है। फ्लोरीन के सोर्सेज क्या हैं? व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ द फ्लोरीन दैट आर प्रेजेंट इन आवर एनवायरनमेंट? दे मे बी एग्जिस्ट नेचुरली, नेचुरल सोर्स भी हो सकता है, एंथ्रोपोजेनिक सोर्स। नेचुरल सोर्सेज इंक्लूड्स द फॉरेस्ट फायर्स, वोल्केनिक eruption, hot springs, etc. Anthropogenic sources that contribute to the emission of fluorine in our environment includes transportation emission, agriculture practices, industrial waste, sewage treatment, etc. दो सोर्सेज हो सकते हैं, नेचुरल सोर्स भी होता है और एंथ्रोपोजेनिक सोर्स भी होता है, जो कि फ्लोरीन को इमिट करता है हमारे एटमोसफेयर में।
Fluorine gaseous compounds include the hydrogen fluoride, silicon tetrafluoride, sulfur hexafluoride. Hydrogen fluoride, the hydrogen fluoride, it is produced hydrogen fluoride, it is produced as a byproduct in the production of फॉस्फोरिक एसिड हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है इन द प्रोडक्शन फॉस्फोरिक एसिड की प्रोडक्शन के अंदर ये एज अ बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है फ्लोरोएपेटाइट जो है वो रिएक्ट करता है विद द सल्फ्यूरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर टू फॉर्म द फॉस्फोरिक एसिड कैल्शियम सल्फेट और ये क्रिस्टलाइन वाटर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है और फॉर्म करता है हाइड्रोजन फ्लोराइड इज अ बाय प्रोडक्ट हाइड्रोजन फ्लोराइड जो बाय प्रोडक्ट है हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है वो बहुत कॉस्टिव है इसलिए हम ये बाय प्रोडक्ट जो है इसको ख़त्म करने के लिए रिकवर करने के लिए हम इसको क्या करते हैं टू डिस्ट्रॉय वी ट्रीटेड द हाइड्रोजन फ्लोराइड विद द सिलिसैलिक एसिड जब हम इसको हाइड्रोजन फ्लोराइड को सिलिसैलिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है वो फ्लोरोसिलिसैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है हम इसको कन्वर्ट क्यों करते हैं टू अवॉइड द सोया पोल्यूशन से बचने के लिए हम इसको कन्वर्ट करते हैं What are the effects of hydrogen fluoride? Hydrogen fluoride के क्या effects हैं? As I already tell you, it is very dangerous. It is very dangerous even it reacts with glass. ये इस कदर ज़्यादा dangerous है कि ये glass के साथ भी react करता है ये प्लास्टिक के साथ तो रिएक्ट करता ही करता है ये इवन इस कदर रिएक्टिव है ये डेंजरस है कि ये ग्लास के साथ भी रिएक्ट कर जाता है इट इज़ इरिटेटिंग टू द बॉडी टिश्यूज रेस्पिरेटरी ट्रैक ये हमारे बॉडी टिश्यूज जो है उनको इरिटेशन कॉज करता है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक उनमें जो है वो प्रॉब्लम कॉज करता है इरिटेशन कॉज करता है और ब्रीफ एक्सपोजर जो है वो फैटल है वो डेथ कॉज कर देता है हाइड्रोजन फ्लोराइड को ब्रीफ एक्सपोजर जो है वो डेथ का वजह बन सकता है इट ऑल्सो अफेक्ट्स द प्लांट हाइड्रोजन फ्लोराइड नॉट ओनली अफेक्ट्स द ह्यूमन्स ऑल्सो अफेक्ट्स द प्लांट्स फ्लोराइड्स एंटर द लीफ टू द स्टोमेटा स्टोमेटा व्हाट इज स्टोमेटा स्टोमेटास जो है वो लीफ की ओपनिंग ऑन द लोअर साइड पत्ते की नीचे वाली सतह पे ये लीफ की ओपनिंग है जहाँ से एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर होता है फ्लोराइड्स जो है वो लीफ के अंदर एंटर होते हैं थ्रू स्टोमेटा थ्रू दिस ओपनिंग्स इन ओपनिंग्स के ज़रिए ये एंटर होते हैं एंड डैमेज द प्लांट और प्लांट को डैमेज करते हैं लाइक क्लोरोसिस इट कॉजेज द क्लोरोसिस क्लोरोसिस क्या है फेडिंग ऑफ ग्रीन कलर पत्तों का जो ग्रीन कलर है वो फेड हो जाना उसके हम क्लोरोसिस कहते हैं फ्लोराइड जो प्लांट्स के अंदर जब एंटर होता है थ्रू द स्टोमेटा ये क्लोरोसिस की वजह बन सकता है मतलब उनका ग्रीन कलर जो पत्तों का फेड हो सकता है और एज बर्न और टिप बर्न भी कर सकता है टिप बर्न की वजह भी बन सकता है कॉनिफर्स पाइन ट्रीज जो होते हैं ये वेरी सेंसिटिव होते हैं टू द फ्लोराइड पॉइजनिंग फ्लोरीन जो होता है इसकी एग्जांपल कोट की जाती है हमारी फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल हमारी हिस्ट्री में ये वाकया जो है हुआ था नॉर्वे के अंदर एल्यूमिनियम प्लांट्स से फ्लोरीन जो है वो एटमोसफेयर में गया फ्लोरीन एटमोसफेयर में 28 माइल्स पे पाइनस सिल्वेस्ट्रिस का फॉरेस्ट था कम्प्लीटली फ्लोरीन जो है इनके प्लांट्स के अंदर जो है थ्रू द स्टोमेटा एंटर्स द लीव्स their leaves and completely destroys all the trees, all the forest of the Pinus sylvestris that is present 8 miles from the aluminium plant. एल्यूमिनियम प्लांट से 8 माइल के डिस्टेंस पे ये वाक़या था और कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया पाइनस सिल्वेस्ट्रिस के फॉरेस्ट को किसने फ्लोरीन को और जो ट्रीज दैट आर प्रेजेंट एट द 20 माइल्स फ्रॉम द प्लांट जो कि एल्यूमिनियम प्लांट से 20 माइल्स के फासले पर ट्रीज वाक़ थे उनको भी डैमेज किया फ्लोरीन ने जो कि नॉर्वे के अंदर एल्यूमिनियम प्लांट से फ्लोरीन रिलीज हो रही थी उसने ना सिर्फ कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया फॉरेस्ट को पाइनस सिल्वेस्ट्रिस के जो कि 8 माइल्स के डिस्टेंस पे वाक़ था प्लांट के बल्कि जो ट्रीज 20 माइल्स के भी थे 120 माइल्स पे जो प्लांट्स थे कॉनिफर्स के उनको भी कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया यहाँ से हम आइडिया लगा सकते हैं कि हाइड्रोजन फ्लोराइड और अदर फ्लोराइड गैसेस कंपाउंड किस कदर डेंजरस है ये ना सिर्फ जो है वो प्लास्टिक के साथ रिएक्ट करते हैं बल्कि ये ग्लास के साथ भी रिएक्ट करते हैं हमारे बॉडी टिश्यू को इरिटेशन कॉज करते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक में इरिटेशन कॉज कर सकते हैं और फैटल इवन दो इट कॉजेज द डेथ फॉर मैनी पीपल्स it also affect the plants. A fluoride enters the plants to the stomata. What are the stomata? They are the openings. They are the leaf openings that are present on the lower side of leaf and damage the plant like it causes the chlorosis that are the fading of green color, edge burn and the tip burn.
एग्जाम्पल दो, पाइनस ट्रीज कॉनिफर होता है, वेरी सेंसिटिव फॉर फ्लोराइड पॉइजनिंग. For example, the aluminium plants emit a large amount of fluorine in the atmosphere. Uh, These fluorine damage the forests of Pinus sylvestris that occurs at the mere 8 miles from the aluminium plant. Not only damage the tree but also damage the Pinus tree that are present at the distance of 20 miles from the plants. And other gaseous fluorine gaseous compound is the silicon tetrafluoride. सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड जो होता है, सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द स्टील एंड मेटल स्मेल्टिंग ऑपरेशन. ये स्टील और मेटल स्मेल्टिंग ऑपरेशंस के दौरान प्रोड्यूस होता है. डेट एम्प्लॉयज द फ्लोरोस्पार. फ्लोरोस्पार जो है वो रिएक्ट करती है विद द सिलिकॉन डाइऑक्साइड to form the silicon tetrafluoride. सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड जो वो हाईली टॉक्सिक गैस है विद द पंजेंट ऑर्डर. सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड जो है वो गैस है, तो जैसे ये प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग द स्टील एंड मेटल स्मेल्टिंग ऑपरेशन, it goes into the environment and causes the many problems to the human. It also affects the plants. And other gaseous fluorine gaseous compound is sulfur hexafluoride. Sulfur hexafluoride, it occurs in the atmosphere at the levels of zero point 0.3 parts per trillion. It has very long atmospheric lifetime, around about 3,200 years. It took 3,200 years to complete their lifetime. Because of their long life, atmospheric lifetime, it is used as the atmospheric tracer. It is used in the manufacturing process, especially in the insulating electrical equipment. It is a powerful greenhouse gas, around about 23,900 times more powerful. It has more potential to cause the global warming than that of the carbon dioxide that is also a greenhouse gas. That is also a greenhouse gas. And other inorganic pollutant that is present in our atmosphere are the chlorine and the hydrogen chloride. क्लोरीन जो है नॉट अकर एज एयर पोल्यूटेंट, ये लार्ज स्केल पे हम लोग उसको एयर पोल्यूटेंट नहीं काउंट करते, बल्कि स्मॉल से स्केल पे ये डैमेज होती है. लार्ज स्केल पे इट इज़ नॉट टू मच डैमेजिंग ऑन द लार्ज स्केल. क्लोरीन जो है, अगर मैं क्लोरीन की इफेक्ट की बात करूँ, क्लोरीन जो होती है ये बहुत डैमेजिंग है. इट कॉजेज द स्किन बर्न, रेडनेस, ब्लिस्टर जो है वो फॉर्मेशन करती है, रेस्पिरेटरी डिजीजेस कॉज करती है, burning sensation when we inhale chlorine. It causes the burning sensation, the nose, throat, eyes. ये हमारी eyes के अंदर, गले के अंदर और नाक के अंदर जो है वो burning की sensation cause करती है. और अगर पर्सन जो है उसको लॉन्ग टाइम के लिए एक्सपोज करे क्लोरीन को, तो ये उनके अंदर डेथ की वजह बन सकती है. फॉर एग्जांपल, फ्लोरिडा के अंदर, मिसाल के तौर पर फ्लोरिडा के अंदर ऑन Feb 25, 1978, there is an accidental leakage of chlorine tank. एक्सीडेंटल लीकेज हुआ, रप्चर हुआ क्लोरीन टैंक से क्लोरीन का. इट कॉजेज द डेथ ऑफ 8 पीपल, और इसने 8 लोगों की मौत की वजह बनी ये क्लोरीन. और ना सिर्फ इसने 8 लोगों की मौत की वजह बनी, बल्कि इट अफेक्टेड द 89 पीपल्स that were hospitalized in ICUs. आईसीयू में जिनको फ़ौरन हॉस्पिटलाइज किया गया, आईसीयू में इमरजेंसी वार्ड्स में उनको लेके गए. 89 पीपल्स को इसने बैडली इफेक्ट किया और 8 पीपल्स को डेथ की वजह बनी. जो क्लोरीन है, इट इज़ वेरी टॉक्सिक. ये हीट बर्न भी कॉज करती है. आपकी म्यूकस जो मेम्ब्रेन होती है उसमें इरिटेंट कॉज कर सकती है. और इसको हम लोग क्लोरीन को यूज़ भी करते हैं प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग, डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं. HCl हाइड्रोजन क्लोराइड. हाइड्रोजन क्लोराइड जो है, इट इज़ रिलीज फ्रॉम द नंबर ऑफ सोर्सेज. हाइड्रोजन क्लोराइड की अगर मैं सोर्सेज की बात करूँ, इन नंबर ऑफ सोर्सेज है, लाइक द बर्निंग ऑफ क्लोरिनेटेड प्लास्टिक, एयर pollutant हाइड्रोलाइसिस नेचुरली एग्जिस्ट. बर्निंग ऑफ क्लोरिनेटेड प्लास्टिक्स जो होते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड को एटमॉस्फेयर में इमिट करते हैं. हाइड्रोजन क्लोराइड जो है वो पीवीसी, लाइक द क्लोरिनेटेड प्लास्टिक, लाइक द पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, जब हम इसको हीट करते हैं, बर्न करते हैं, रिलीज करती है HCl को इन द एटमोसफेयर एज द कंबस्टन प्रोडक्ट. कंबस्टन प्रोडक्ट के तौर पर ये
हाइड्रोजन क्लोराइड को रिलीज करती है एटमॉस्फेयर के अंदर। अनदर सोर्स इज नेचुरली, इट एग्जिस्ट नेचुरली, ये नेचुरली हाइड्रोजन क्लोराइड जब एग्जिस्ट करता है इन आर स्टमक, हमारे स्टमक के अंदर ये प्रोड्यूस होता है नेचुरली इन आर स्टमक, ये हमारे स्टमक में प्रोड्यूस होता है, मेम्ब्रेन स्टमक जो इसको रिलीज करती है फॉर द डाइजेशन, ये हेल्प करते हैं डाइजेशन में और किल कर देता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इज प्रेजेंट इन आवर फूड इन स्मॉल क्वांटिटीज। Another source that produce the hydrogen chloride in our atmosphere are the air pollutants that go into the environment. This air pollutant hydrolyze to form the HCl. जो air pollutants होते हैं ये hydrolyze होते हैं to form the HCl, ये पोल्यूटेंट्स हाइड्रोलाइज करके HCl बनाते हैं। सच जो इंसिडेंट जो होता है, वंस इंसिडेंट दैट occur in our history is that there was the leakage of silicon tetrachloride in Chicago on 25 Feb 1978। शिकागो के अंदर जो है वो लीकेज हुआ सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड का शिकागो के अंदर। और जब जिस सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड जो रिलीज हुई है वाटर के साथ इसने रिएक्ट किया, that is present in the atmosphere and forms the silicon oxide। सिलिकॉन ऑक्साइड इसने बनाया और HCl हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड जो है वो बहुत डैमेजिंग है, इसने पीपल्स को इल किया और कॉज द डेथ ऑफ मैनी पीपल्स टू। Another another incident that occurs in our history is the formation of the HCl from the aluminium trichloride। एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है पेंसिल्विया में इन फैब 1981, पेंसिल्विया में इन फैब 1981 जब एल्यूमिनियम क्लोराइड को डंप किया जा रहा था, एल्यूमिनियम क्लोराइड को डंप किया जा रहा था, इन एल्यूमिनियम क्लोराइड को डंप किया जाता है ड्यूरिंग द रेनस्टॉर्म, इट रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म द HCl एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये रिएक्ट किया इसने एल्यूमिनियम क्लोराइड ने वाटर के साथ टू फॉर्म द HCl एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड। जब इसने HCl के एल्यूमिनियम क्लोराइड ने वाटर के साथ रिएक्ट किया रेनस्टॉर्म के अंदर वाटर के साथ उसे HCl बनाया, तो वहाँ के मोर देन जो 1200 रेजिडेंट्स वहाँ के लोग थे उनको जो है उनके घरों से निकाल के शिफ्ट किया गया, क्योंकि इट इज़ ये बहुत डैमेजिंग है, इवन कॉज डेथ डेथ की भी वजह बन सकती है हमारे रेस्पिरेटरी इश्यूज कॉज कर सकती है और डेथ की भी वजह बन सकती है। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ HCl हाइड्रोजन क्लोराइड जो है वो क्या कॉजेज करती है, व्हाट आर द इफेक्ट्स, मतलब हमें किस तरह अफेक्ट करती है हम इसको। इट कॉजेज द आइज एंड नोज इरिटेशन, ये हमारी आइज और नोज को इरिटेट कर सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ कॉज करता है, रैपिड ब्रीथिंग होती है, सांस जो है हम तेज़ी से लेते हैं, फूक फूक के हमें सांस आता है। और रेस्पिरेटरी ट्रैक की इरिटेशन, जब हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है वो हमारा इसके अंदर इरिटेशन कॉज होगी तो ऑलरेडी हम लोग भी इवन अंडरस्टूड बात है कि हम रेट ऑफ ब्रीथिंग हमारा इंक्रीज हो जाएगा, रैपिड ब्रीथिंग होगी, कफिंग होगी। जब कफिंग कफिंग होती है ये हाइड्रोजन क्लोराइड जो है वो कफिंग कर सकता है, आपको खांसी आती है, आइज और नॉज के रेट जो है वो इरिटेशन होती है, आपकी जो सांस है वो आपका रेट जो ब्रीथिंग सांस का बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर इरिटेशन कॉज होती है। Another inorganic air pollutant that are occur in our environment are the hydrogen sulfide। हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो इट इज़ अ कलरलेस गैस विद द ऑर्डर ऑफ रूट एंड एग्स। ये कलरलेस गैस है जिसकी स्मेल जो वो रूट एंड एग गले हुए जो गंदे ख़राब अंडे होते हैं उनकी जैसे इसकी स्मेल है। और अगर मैं सोर्सेज की बात करूँ हाइड्रोजन सल्फाइड के सोर्सेज को, इट में अकर नेचुरली इन आवर environment or it may be emitted in the environment due to the anthropogenic sources। The sources that may contribute to hydrogen sulfide naturally are the decay of the organic wastes, plants and animal decay, decay of the sulfur compounds, bacterial reduction of the sulfur, and anthropogenic sources that contribute to the hydrogen sulfide emission in the atmosphere includes the uh, industrial waste, coke manufacture, sulfate production, sulfate organic synthesis. It includes organic synthesis, industry waste, etc.
अगर मैं इसके इफ़ेक्ट की बात करूँ, हाइड्रोजन सल्फाइड के इफ़ेक्ट की बात करूँ तो ये ह्यूमन्स को बहुत बैडली इफ़ेक्ट करता है। ये हेडेक कॉज़ कर सकता है, हमारी आइज़ इरिटेशन कॉज़ करती है, स्लीपलेसनेस कॉज़ करता है, वॉमिटिंग कॉज़ करता है, डिफ़िकल्टी साँस लेने में जो है वो हमें जो है वो प्रॉब्लम कॉज़ करता है। और इवन एट वेरी हाई कंसंट्रेशन ये जो इफ़ेक्ट्स होते हैं, वॉमिटिंग, हेडेक, आई इरिटेशन, स्लीपलेसनेस, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, हाइड्रोजन सल्फाइड कॉज करता है एट द लो कंसंट्रेशन। जब ये लो कंसंट्रेशन में अगर एक ह्यूमन एक्सपोज कर रहा है हाइड्रोजन सल्फाइड को, एक लो कंसंट्रेशन में जब एक्सपोज कर रहा है ह्यूमन, तो उसको हेडिक कॉज कर सकता है, उसको हेडिक हो सकता है, उसके सर में दर्द होती है, आंखों में इरिटेशन होती है, नींद नहीं आती है, वॉमिटिंग करता है, सांस लेने में उसको प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर ये हाई कंसंट्रेशन में ह्यूमन एक्सपोज कर रहे हैं तो ये वजह बनता है डेथ की। लाइक फॉर एग्जांपल दो इवेंट जो है हमारी हिस्ट्री में वो मेक्सिको के अंदर इन 1915 मेक्सिको के अंदर जो है देयर वाज एन एक्सीडेंटल रिलीज ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड का एक्सीडेंटल लीकेज हुआ था फ्रॉम अ प्लांट used for the discovery of the sulfur from the natural gas caused the death of the 22 people and the hospitalization of more than 300 people. मेक्सिको के अंदर इन 1950 देयर वाज एन एक्सीडेंटल लीकेज, हाइड्रोजन सल्फाइड का एक्सीडेंटल लीकेज हुआ प्लांट से फ्रॉम अ प्लांट। एक प्लांट से एक्सीडेंटल लीकेज हुआ जो कि यूज़ किया जाता था, यूज़ फॉर द रिकवरी ऑफ द सल्फर फ्रॉम द नेचुरल गैस। सल्फर की रिकवरी नेचुरल गैस से रिकवरी के लिए जो है वो प्लांट था, हम उधर हाइड्रोजन सल्फाइड को इस्तेमाल किया जाता था। एक्सीडेंटल लीकेज हो गया एटमोसफेयर के अंदर जब हाइड्रोजन सल्फाइड गया, वहाँ जो पीपल थे, वर्किंग वर्कर्स से जो वर्क कर रहे थे 22 पीपल, उनमें से उनकी इसमें डेथ कॉज कर दी हाइड्रोजन सल्फाइड ने। और मोर देन 300 पीपल्स जो है उनको हॉस्पिटलाइज किया गया। हाइड्रोजन सल्फाइड जो है इट इज़ वेरी रिएक्टिव इवन दो इट रिएक्ट्स विद द मेटल एंड फॉर्म द मेटल सल्फाइड्स। मेटल सल्फाइड्स आर द इनसोल्युबल डार्क कलर्ड सॉलिड्स। मेटल सल्फाइड्स जो है वो इनसोल्युबल डार्क कलर्ड सॉलिड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल इफ copper metal is exposed to the hydrogen sulfide, it reacts with copper and form a black layer of copper sulfate on it. Similarly, if the zinc is, if the silver is exposed to the hydrogen sulfide also form the black sulfide layer on it. Hydrogen sulfide is very reactive. ये ह्यूमंस को बैडली इफेक्ट करता है, डेथ कॉज करता है। इसी तरह ये मेटल्स के साथ भी इस कदर रिएक्टिव है, मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है हाइड्रोजन सल्फाइड इनसोल्युबल होते हैं, डार्क कलर जो है वो सॉलिड्स होते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड इनसोल्युबल डार्क कलर सॉलिड है। अगर कॉपर मेटल को हम लोग एक्सपोज करेंगे हवा के अंदर, जहाँ कॉपर मेटल को एक्सपोज करते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड पर, तो हाइड्रोजन सल्फाइड क्या करता है, रिएक्ट करता है, इट रिएक्ट्स विद द मेटल। ये रिएक्ट करेगा हमारे कॉपर के साथ, कॉपर सल्फाइड बना लेगा। कॉपर सल्फाइड जो है वो इट इज़ लेयर होगी, वो लेयर होगी डार्क कलर की लेयर हो जाती है कॉपर मेटल के ऊपर डार्क कलर की लेयर। Another inorganic pollutant that occur in our environment is the carbonyl sulfide. Carbonyl sulfide जो है वो कलरलेस फ्लेमेबल गैस है जिसकी पंजेंट अनप्लीजेंट स्मेल है, गंदी सी बदबूदार इसकी स्मेल होती है। ये कलरलेस गैस होती है, फ्लेमेबल गैस है। अक्रेंस की अगर मैं बात करूँ तो ये नेचुरली अकर इन आवर एनवायरनमेंट एट द कंसंट्रेशन ऑफ अप्रोक्सीमेटली 500 पार्ट्स पर ट्रिलियन बाय वॉल्यूम। अगर मैं इसकी बात करूँ नेचुरली ये हमारे इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करती है। कंसंट्रेशन की अगर बात करूँ बाय वॉल्यूम तो 500 पार्ट्स पर ट्रिलियन बाय वॉल्यूम इट एग्जिस्ट इन आवर इन्वायरमेंट। At the high concentration, it causes bad effects in humans. It may causes abdominal pain, vomiting, respiratory disorders, and many more. Carbon disulfide, carbonyl sulfide on oxidation with the OH radical, hydroxyl radical on oxidation of the carbonyl sulfide forms the carbon disulfide. Carbon disulfide जो है बहुत ज़्यादा जो है वो डैमेजिंग है। इट इज़ लाइट थ्रेटनिंग, ये लाइट थ्रेटनिंग है क्यों? क्योंकि ये हमारे डैमेज करता है हार्ट बीट को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। कार्बन डाइसल्फाइड जो है वो पैरालिसिस कॉज कर सकता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जब डैमेज करता है आपका नर्व, सारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो हम लोग ब्रेन और पेरिफेरल
सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पर जो है वो उसको कंसिस्ट ऑफ इट कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड व्हेन द carbon disulfide affects the central nervous system. It completely damage our body, completely damage all the functions that perform within our body, because all the functions that perform in our body are under the control of the brain and are under the control of the brain, and some functions are under the control of the spinal cord. When carbon disulfide affects the central nervous system, it completely all the functions that are taking place in our body. It may cause the paralysis, nervous breakdown, and many more, etc. It causes a heartbeat, increases the heartbeat. Thank you so much, class. Allah.